नमस्कार मित्रों, एक बार फिर सचिन भार्गव कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जिस प्रकार से अपन रसायन विज्ञान की श्रृंखला चला रहे हैं उसमें आज अपना टॉपिक रहने वाला है विलेयता। तो आज अपन विलेयता को समझते हैं कि है क्या। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है रसायन विज्ञान कक्षा 12 का। तो आज अपन इसको समझते हैं कि ये है क्या। तो यहाँ मैं अब लिखता हूँ अब टॉपिक का नाम, जैसे विलेयता। इंग्लिश में इसका नाम है सॉल्युबिलिटी। और इसको कल मैंने एक नाम और लिखा था जिसको आप लिख सकते हो घुलनशीलता ना। तो आज का अपना ये टॉपिक है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। और यदि आपको हिंदी में इसका अर्थ समझना हो, ये लिखी रसायन विज्ञान की परिभाषा, ये लिखी है हिंदी में घुलनशीलता, मतलब किसी पदार्थ की विलायक में घुलने की क्षमता। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा समझते हैं। मैं परिभाषा लिख रहा हूँ तो आप ध्यान से देखिएगा और आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले अपन लिखते हैं परिभाषा, डेफिनेशन विलेयता की। किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा किसी निश्चित ताप पर, किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा किसी निश्चित ताप पर विलायक में घुल जाती है या पूरी तरह उसमें मिल जाती है, विलेयता कहलाती है। विलेयता विलेयता कहलाती है ना, या घुलनशीलता कहलाती है। किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा किसी निश्चित ताप पर विलायक में घुल जाती है या पूरी तरह उसमें से मिल जाती है, तो वो कहलाती है विलेयता, कहलाती सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब यहाँ पे मैंने कल की वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि यहाँ पे अपन को विलेयता जो है, यदि विलेयता की परिभाषा अपन ने यहाँ लिख ली है, इसको अगर अपन को ध्यान से समझना है तो ये दो चीजों पे निर्भर करती है। यदि कोई पदार्थ को आप किसी विलायक में घोल रहे हो तो दो चीजें मैटर करेंगी, है ना। वो दोनों चीजें मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना। किसी पदार्थ को विलायक में विलय या घुलने के लिए, विलय या घुलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक है। कुछ महत्वपूर्ण कारक जैसे मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले रहती है प्रकृति। तो प्रकृति में कल भी मैंने 3 नाम लिखे थे यहाँ पे, ठोस, द्रव और गैस। ये प्रकृति है ना भाई। कोई पदार्थ को यदि अपन विलायक में घोल रहे हैं तो विलायक तो कोई द्रव रहने वाला है, कोई विलयन रहने वाला है, कोई पानी रहने वाला है। तो यहाँ पे प्रकृति किसकी, पदार्थ की प्रकृति कितने प्रकार की हो सकती है, 3 प्रकार की, ठोस, द्रव और गैस, है ना। और 2 चीजें और मैटर करती हैं, यदि आपको याद आ रहा हो तो 2 चीजें और हैं यहाँ पे जो मैटर करेंगी। वो है, एक है ताप और दूसरा है दाब, टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। ठीक है। तो यहाँ पे किसी पदार्थ को किसी विलायक में घुलने पर हमेशा उसकी प्रकृति और निश्चित ताप और दाब, प्रकृति में ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों मैटर करेंगे। यहाँ निश्चित ताप और दाब क्या करेगा, मैटर करेगा। तो ये है विलेयता की परिभाषा। किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा किसी निश्चित ताप पर विलायक में घुल जाती है या पूरी तरीके से उसमें मिल जाती है, तो वह विलेयता कहलाती है। तो किसी पदार्थ को विलायक में विलय होने पर, मतलब घुलने पर, कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। जैसे कौन से हैं, प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, ठोस, द्रव, गैस, ताप और दाब। अब जैसे ठोस को अपन द्रव में विलय करेंगे, है ना,
या द्रव को अपन द्रव में विलय करेंगे या गैस को अपन गैस में विलय करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग कारक क्या करेंगे, मैटर करेंगे। तो एक एक करके अपन इसको समझते हैं। आज अपन समझते हैं ठोस को द्रवों में कैसे मिलाया जाता है। तो यहाँ तक आप रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके लिख सकते हैं। इसके बाद में अपन लिखते हैं ठोस को द्रवों में कैसे मिलाया जाता है। ठीक है, ठोस की द्रवों में विलेयता, है ना। पहली प्रकृति अपन समझ रहे हैं, ठोस को द्रव में कैसे मिलाया जाता है। तो ठोस की द्रवों में विलेयता, यहाँ पे आपको दो चीजें समझना पड़ेगा, है ना। ठोस की द्रवों में विलेयता, ठोसों की द्रवों में विलेयता उनकी प्रकृति के अनुसार होती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको। जैसे आपने कोई बीकर है, इसमें क्या है, इसमें पानी है ना? अब इस पानी को अपन विलायक लिख रहे हैं ना। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ ध्रुवीय विलायक, मैं इसको लिख दे रहा हूँ ध्रुवीय विलायक। ये शुद्ध पानी है, ये द्रव है ना। ये कोई द्रव है अपने पास, पानी है ना। और इसको मैंने क्या लिखा है, ध्रुवीय विलायक। अब इस पानी में अपन क्या डालें जो पूरी तरीके से घुल जाए इसमें। तो यदि अपन इसमें नमक मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं विलय के तौर पे, तो नमक भी कौन सा विलायक रहना चाहिए, नमक भी ध्रुवीय विलायक रहना चाहिए। ठीक है, तो यदि अपन नमक को पानी में मिलाते हैं तो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, ठोसों की द्रवों में विलेयता उनकी प्रकृति के अनुसार होती है। यदि सोडियम ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक क्या मिलाया अपन ने, नमक। नमक को क्या लिखते हैं अपन, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl। ये किस में घुलनशील है, ये विलायक, ये ध्रुवीय विलायक, ये ध्रुवीय विलायक केवल क्या लिया था अपन ने, पानी H2O ना, आपस में पूर्णतः विलीन हैं, मतलब आपस में पूरी तरीके से घुल गए हैं। तो यहाँ पे घुलने के लिए क्या जिम्मेदार हुआ, दोनों जो पदार्थ हैं वो एक जैसी प्रकृति के होना चाहिए। नमक भी ध्रुवीय विलायक का काम कर रहा है और पानी द्रव भी किसका काम कर रहा है, ध्रुवीय विलायक का काम कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको नेफ्थलीन घोलना है और पानी में घोलना है, तो नेफ्थलीन अध्रुवीय विलायक है, पानी कौन सा विलायक है, ध्रुवीय विलायक है, आपस में नहीं घुलेगा। तो ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं और अध्रुवीय विलायक जो रहते हैं वो अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में ही क्या होते हैं, घुलते हैं। तो पहली प्रकृति आपको समझ में आई होगी कि ध्रुवीय विलायक ही यहाँ पे जो अपन ले रहे हैं पदार्थ वो भी ध्रुवीय विलायक की प्रकृति का होना चाहिए, मतलब दोनों एक जैसे होना चाहिए, तो वो आपस में घुल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको उदाहरण अगर समझ में आया हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं, है ना। और आप इससे समझने की इसको कोशिश करना कि पानी जो एक शुद्ध पानी जो अपन ने शुद्ध जल जो लिया है वो एक ध्रुवीय विलायक है और नमक भी किसकी भांति कार्य कर रहा है, ध्रुवीय विलायक के। मतलब दोनों के अणुओं के मध्य अंतर आणविक जो बल है वो समान हो गया है। इसके कारण पानी में आसानी से क्या घुल गया है, नमक, और फिर वो आपको दिखेगा भी नहीं भौतिक रूप से। अब दूसरा अपन लेते हैं अध्रुवीय विलायक के, मैं आपको समझाता हूँ उदाहरण क्या है।
अब आपने अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक आपने लिया नेफ्थेलिन। तो इसको आपको मिलाना पड़ेगा। दूसरा जो अध्रुवीय विलायक है वो आपको बेंजीन लेना पड़ेगा, ताकि इन दोनों के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल एक समान हो जाए और वो आपस में क्या हो जाए, खुल जाए या आपस में मिल जाए। तो अध्रुवीय विलायक जैसे नेफ्थेलिन लिया है, तो अध्रुवीय विलायक आपको दूसरा कौन सा लेना पड़ेगा, बेंजीन ही लेना पड़ेगा। यदि आप नेफ्थेलिन को शुद्ध जल द्रव पानी में घोलने की कोशिश करें तो एक की प्रकृति ध्रुवीय है, एक की अध्रुवीय है, आपस में नहीं घुलेगा, मतलब इनके अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलायक को घोला जाता है और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलायकों को घोला जाता है। तो अध्रुवीय विलायक नेफ्थेलिन अगर मैंने लिया है तो दूसरा अध्रुवीय विलायक मेरे को बेंजीन ही लेना पड़ेगा, तब जाके नेफ्थेलिन किस में घुल पाएगा, बेंजीन में घुल पाएगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि अगर विलेयता आपको समझना है, विलेयता आपको समझना है, तो विलेयता को समझने के लिए है ना, इतना आपको ध्यान रखना है कि समान प्रकृति ही समान दूसरे जो पदार्थ रहेगा उसकी प्रकृति अगर समान होती है तो ही घुलेंगे, अर्थ नहीं तो नहीं घुलेंगे। मतलब विलेयता कब हो सकती है संभव, जब दोनों पदार्थ की प्रकृति या तो ध्रुवीय ध्रुवीय हो या अध्रुवीय अध्रुवीय हो, तब जाके वो क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। तो ये हो गई है ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो आसानी से इस टॉपिक को आप लिख लीजिएगा, है ना, समझ लीजिएगा, बार बार इसका रिवीजन कीजिएगा, है ना। और यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ाई समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, है ना। घर में पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे।